कुछ चीजें ऐसी तल्ख हैं, कुछ चीजें ऐसी सख्त हैं जो कि हम बयान करते हैं तो फिर आग लगती है जब आपको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो हकायक है उनको बर्दाश्त करना चाहिए कि ये आप इस चीज से इनकारी नहीं कर सकते कि स्टैब्लिशमेंट का उस वक्त भी किरदार था उसको तोड़ने में, और अब भी जो मुल्क के जो हालात हैं इसमें भी उनका पूरा पूरा रोल वो प्ले कर रहे हैं। एक एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में वो हमसे आगे कैसे निकल गए। अब 2012 में 2 लाख पावर लूम्स हैं जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई पाकिस्तान से। दो हम्म। लाख पावर लूम्स अगर बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं उधर, तो ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। क्या वहां पर तरक्की के मौके नहीं आएंगे, क्या वहां पर जॉब्स नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। उन्होंने 37 ममालिक के लिए है वो उन्होंने वो कॉरिडोर बना दिए कि फ्री इंडस्ट्री जोन बना दिए जहां पर ममालिक आए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं और टीवी एंकर हैं जवाद बाक़िर साहब। इस वक्त यूके में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनको लाइन पर भी लेंगे। लेकिन मैं आपको टॉपिक बताता चलूं कि हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे कि 1971 में हमसे अलग होने वाला, यानी पाकिस्तान से अलहदा होने वाला बांग्लादेश आज किस तरह से तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से आज उनका टका, उनकी करेंसी पाकिस्तान, एक टका पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर हो गई है और किस तरह से वो दुनिया की 33वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभर कर सामने आया। इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जवाद बाक़िर साहब। जवाद बाक़िर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। सिंपल सा सवाल ये नहीं कि आपका ये बनता है कि बांग्लादेश तरक्की कैसे कर गया, जी। और आपने टके की बात की क्योंकि उनका टका अब 2 टके का नहीं रहा। ये इसका एक जवाब है। और दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर उसका कंपेयर करें एहसान, तो बहुत सी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं आपको। आप जी। उसमें पर कैपिटा इनकम ले लें, आप उसमें कौमी पैदावार जिसे आप नेशनल ग्रोथ प्रोडक्ट कहते हैं, आप उनकी एक्सपोर्ट ले लें, आप उनका लिटरेसी रेट ले लें, हर चीज पॉइंट में वो ऊपर नजर आते हैं। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन इसका किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से, तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है अगर पाकिस्तान से कंपेयर की जाए तो $1446 थी पाकिस्तान की, जबकि उनकी $2824 पर पहुंच गई। इसी तरह अगर कौमी पैदावार की बात की जाए जिसे आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान की सिर्फ 155 बिलियन डॉलर पर थी, ठीक है। और जबकि जी। उनकी अगर बात की जाए तो उनकी 297 बिलियन डॉलर, इससे भी कुछ ज्यादा है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उनकी एक्सपोर्ट 2.3 समथिंग बिलियन डॉलर पर, और जो पाकिस्तान की है 2.3 पे, जबकि बांग्लादेश की 5.13 बिलियन डॉलर पर, यानी कि डबल है उनका। लिटरेसी जी। रेट देख लें, पाकिस्तान का सिर्फ 58% है, यानी कि आपके 42% बच्चे वो बाहर घूम रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने भी स्कूलिंग की है, मैं भी स्कूलिंग करता रहा हूं, और स्कूलिंग में क्या हाल है हमारा वो आप भी अच्छे। उनका स्कूलिंग अगर देखा जाए, यानी कि उनकी लिटरेसी रेट देखा जाए, तो उनका 74.91% बन जाता है। अब इसी चीजों को अगर आप देखें, लिटरेसी रेट को अगर आप देख लें, जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है, बहैसियत कौम उन्होंने अगर तरक्की की है, तो सैलाब की सूरत हाल से आप इनकार नहीं कर सकते। जब से वो बना है उन्हें बड़ी तबाहियों का सामना रहा है, मगर हम्म। उन्होंने सैलाब और इस तरह के मामलात को मद्देनजर रखते हुए, बांग्लादेश दुनिया को वो वाहिद कंट्री है, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा, कि जहां पर कश्ती में स्कूल बना दिए गए। बच्चे आते हैं, वो कश्तियों में बैठते हैं और उसके बाद उसी कश्ती में बैठते हुए वो सफर भी करते रहते हैं और उन्हें पढ़ाया भी जाता है। ये जी। सैलाब की सूरत हाल इस तरह की, यानी कि कुदरती आफात से निपटने के लिए उन्होंने अपनी कौम के लिए मिल बैठकर प्लानिंग की है। आपके सामने मैं फिगर रखे, उसके बाद आपको ये सूरत हाल बता रहा हूँ कि उनका लिटरेसी रेट वो कैसे ऊपर ले गए। एक एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में वो हमसे आगे कैसे निकल गए। अब 2012 में 2 लाख पावर लूम्स हैं जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई पाकिस्तान से। दो हम्म। लाख पावर लूम्स अगर बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही हैं उधर, तो ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। क्या वहां पर तरक्की के मौके नहीं आएंगे, क्या वहां पर जॉब्स नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। उन्होंने 37 ममालिक के लिए है वो उन्होंने वो कॉरिडोर बना दिए कि फ्री इंडस्ट्री जोन बना दिए जहां पर ममालिक आए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आप उनकी रेडीमेड गारमेंट्स है उसको नहीं भुला सकते, फार्मास्यूटिकल है, कुछ समुद्री प्रोडक्ट है जिसके वो करते हैं। मगर रेडीमेड गारमेंट्स की आप बात करें तो वो कुछ परसेंट है, कुछ सिंगल डिजिट है, 3 के 7% है,
जिसमें वो कपास की काश्त करते हैं। बाकी वो इतनी बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री यानी कि ज़ोन बन चुका है बांग्लादेश, जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। बांग्लादेश जहां से अपनी रेडीमेड गारमेंट्स को बाहर भेजता है, मैं भी बाहर के ममालिक में यानी कि अब हूं, तो यकीन करें कि 20 से 30% आप गारमेंट्स लेने जाते हैं तो वो आपको बंगाल की मिलती है, मेड इन बंगाल उस पर लिखा होता है। कपास वो नहीं बना रहे, कपास से बनती है। वो पर्सन है थोड़ी बहुत कर, आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने किस तरह से तरक्की की। बात यह है कि उनकी आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो तरक्की कैसे कर गए, असल में उनके पास विजन था। विजन था तो फिर विजन को उन पर उन्होंने पूरा उतरा। उनके पास सियासी लीडर नहीं थे, उनके पास विजनरी लीडर थे। उनके पास सही। सियासतदान नहीं थे, उनके पास सियासी लोग नहीं बल्कि लीडर थे। सियासी लोग और लीडर में थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करूं मैं अपने नाज़रीन के लिए, तो वो ये है, सियासतदान राणा साहब हमेशा आने वाले इलेक्शन पर निगाह रखता है, जबकि लीडर है वो आने वाली नस्ल पर निगाह रखता है। और बांग्लादेश गुड। की खुशकिस्मती ये है कि उन्हें आने वाली नस्लों के बारे में सोचा, उन्होंने सियासत नहीं की, उन्होंने डर्टी गेम्स नहीं की। ये सबसे बड़ी मेन रीजन है कि उधर की कौम ने तरक्की की, मिल बांट कर बैठे हैं और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की और ऐसे तरक्की के रिकॉर्ड बनाए कि उन्होंने श्रीलंका जैसे मुल्क को कर्जा दिया है $20 करोड़, जो कि बिल्कुल। आसपास के तमाम ममालिक के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है, बहुत बड़ा सूडान को भी एक। दिया है, मालदीव को भी दिया है, बिल्कुल श्रीलंका को भी दिया है। जी और बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी, जवाद साहब मैं इसमें भी ऐड करता चलूं, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स को लेकर, और चाइना के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है बांग्लादेश। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब तो कोई चीज़ ढकी-छुपी है नहीं है राना साहब कि आप ये कहें जी, आप बैठ के लंबी-लंबी छोड़ते नहीं। अब तो आप फिंगर टिप्स पे है। आपके पास आपकी अच्छा, पॉकेट में मोबाइल मैं है, यहाँ आपको से उससे। आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखें, जो ये है वजह क्या है? फ़र्क क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान? जो वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और फिर क्या उनकी जो हाँ। नेशनल पॉलिसी है, उसको हुँ, लेकर के वो कंटिन्यू रखते हैं? हमारे यहाँ हुँ, तो अगर इमरान खान की हुकूमत गई है, शहबाज हुँ, शरीफ आए हैं, तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बंद कर दिया गया। हुँ, हुँ। हाँ, अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी पॉइंट की बात की है। एक बड़ा पुराना माकूला है जिसमें कहा जाता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। यानी कि जो आज बंगाल सोचेगा, वो कल को इंडिया सोचेगा। वो अपने आप को इंडिया से कंपेयर करे तो इंडिया को भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को तो वो किसी खाते में नहीं लेके आते। अब ये आपने स्टेबिलिटी की बात की है, ये स्टेबिलिटी एक बहुत मेन और आपकी बैकबोन होती है आपकी तरक्की में, आपकी मुआशी तरक्की में, आपकी हुँ, ज़हनी तरक्की में, आपको एक इंटेलेक्चुअल बनाने में। आप ये बात मत भूलिएगा कि 1971 में जब वो अलग हुए हैं, मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है, तो उस वक़्त कुछ उनके हालात खराब हुए, जनरल ज़िया आया, जनरल अरशाद आया, फिर उन्होंने थोड़ा-सा हुकूमत की है, फिर उनकी जनरल ज़िया साहिब की मिसेज़ वहाँ पर हुकूमत करती रही हैं, इक़्तिदार सँभाला। हुँ, अच्छा, फिर फौजी बगावत हुई, मुजीबुर रहमान साहिब को मार दिए गए, उनके साथ उनकी बीवी भी गई, उनके साथ उनके बच्चे भी गए। फिर आती है शेख हसीना वाजिद साहिबा। वो मैडम थी बाहर, जब वो इसलिए बच गई। अब वो जब वापस आई हैं, तो फिर उन्होंने इक़्तिदार सँभाला है, तो फिर उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, वो उन्होंने विज़नरी पॉलिसी बनाई है। सबसे अच्छी जो बात आपने की है, वो ये है कि वहाँ पर 1971 के बाद, ये वर्ड थोड़े से गौर से सुनने वाले, कि 1971 के बाद जो फौजी अफसरान भर्ती हुए हैं, उन्होंने कभी भी मार्शल लॉ या डेमोक्रेसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने फौजी राज कायम करने की कोशिश नहीं की। उससे पहले वाले थे वो हाँ। करते रहे। मगर उसके बाद कोई भी फौजी अफसर ने ये कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा आपका काम सरहदों पर, आप सरहदों पर रहिए। अच्छा, अब इसी मामले में अगर आप किसी दिफाई तज्जियाकार से मिलते हैं, तो वो 2 बातें कहता है जी, अच्छा वो बांग्लादेश के पास जी अफ़गानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश के पास इंडिया का बॉर्डर नहीं है, बांग्लादेश के पास कश्मीर का इश्यू नहीं है, बांग्लादेश के पास फ़लस्तीन का इश्यू नहीं है। भई हमने तो नहीं ना धकेला आपको इन इश्यूज़ में। वो उनके पास नहीं है तो इसलिए वो कहते हैं बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, मगर नहीं। बांग्लादेश सिर्फ़ इन्हीं वजूहात पर तरक्की नहीं कर रहा, वो अपनी बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की कर रहा है। वो पॉलिटिकल राइट। स्टेबिलिटी की वजह से तरक्की कर रहा है। आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा जवाद साहब, आखिरी सवाल है। इंटरव्यू बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि वाइंड अप जी, करते जी। हैं। जनरल बाजवा ने कहा था अपनी आखिरी स्पीच में ना कि ये पॉलिटिकल फेलियर है, ये मिलिट्री फेलियर नहीं है, सकूत ढाका जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ये पॉलिटिकल फेलियर था या मिलिट्री फेलियर था? ये देखिए बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी तारीख उठाकर देखें, तारीख पढ़ें। मगर मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि तारीख आप किस साइड से पढ़ेंगे? आप बंगालियों की लिखी हुई तारीख पढ़ेंगे या पाकिस्तान की लिखी हुई तारीख पढ़ेंगे? तारीख अगर यार आपने हम तो बंगला वो तारीख पढ़ेंगे जो दोनों तरफ से लिखी हुई। हेड ऑफ स्टेट कौन था उस वक्त? जी, एक यही मैं आपको डिक्टेटर बताने था। लगा हूँ। हाँ, अच्छा यही मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि अगर आपने तारीख पढ़नी है तो आपको दोनों साइड की तारीख पढ़कर उसका कंपेयर करके, मुआवज़ना करके फिर आपको सामने सूरत हालत में होगी। अब आपको बताऊँ कि अगर उन्होंने लगाया था ये नारा कि बांग्लादेश के लिए हक दिए जाएँ, बंगाल की ज़ुबान को जो है कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए, तो फिर आपको देना चाहिए था। इसमें इलेक्शन कमीशन की भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलती थी उस वक़्त, जो कि वो गलती कर गया। मगर फौज का एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते थे, उनका सबसे बड़ा रोल था, जिसने इस चीज़ के लिए उस वक़्त के सियासतदानों को एग्री नहीं किया और उन्हें नहीं इस तरफ धकेला कि आप इकट्ठे हो जाइए। इनका ये था कि रावलपिंडी उधर शिफ्ट हो जाएगी, जो सेंटर है इस्लामाबाद वो ढाका में शिफ्ट हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें आपको अपनी चीज़ें नज़र आ रही थी कि वहाँ पर कौमी ज़ुबान आ जाएगी, उनकी बंगालियों की आ जाएगी, जहाँ पर उनके आप हकूक सल्ब कर रहे थे, तो फिर ये तो होना था। मुआज़रत के साथ कुछ चीज़ें ऐसी तल्ख़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी सख्त हैं जो कि हम बयान करते हैं तो फिर आग लगती है। जब आपको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, जो हक़ाइक़ है उनको बर्दाश्त करना चाहिए कि ये आप इस चीज़ से इनकारी नहीं कर सकते कि एस्टेब्लिशमेंट का उस वक़्त भी किरदार था उसको तोड़ने में और अब भी जो मुल्क के जो हालात हैं, इसमें भी उनका पूरा-पूरा रोल वो प्ले कर रहे हैं। ठीक, ठीक, ठीक। क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश से अपोलोजाइज़ करना चाहिए या नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? ये ये तो राना साहेब बड़ा अजीब-सा सवाल है कि अपोलोजाइज़ करना चाहिए, नहीं चाहिए, फिर उसके बाद आप भाई भी कहते हैं, कभी कोई छोटा भाई कह रहा है, खुद को बड़ा भाई कह रहा है, मगर आप ये देखें कि छोटा भाई जिसको आप कहते हैं, तो उसके साथ आपने ज़्यादतियाँ कितनी की हैं। उसको हाँ। आपने चौराहों पर खड़े होकर थप्पड़ कितने मारे हैं, उसकी कितनी मर्तबा आपने शलवार उतारी है। आप जब उसके कपड़े तक नोच लेंगे, तो फिर आप उसको कहते हैं कि उसको अपोलोजाइज़ करें। और आप में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप जाकर उनसे अपोलोजाइज़ करें। अगर आप में ठीक। इतनी अखलाकी जुर्रत है तो आप सफारती मुआद पे कर लें, जिधर भी आपने करनी है, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मगर आप इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है कि आप अखलाकी तौर पर उनसे जाके मुआज़रत कर लें। आप अखलाकी तौर पर उनके साथ जाके टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करें। ठीक। जी, जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके थैंक कीमती यू। वक़्त का। तो व्यूअर्स आपने देखा कि जवाद बाक़िर साहब अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बहुत ही बेबाक निडर सहाफ़ी हैं और बहुत ही दिलेराना, ब्रेवाना अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। इनके एनालिसिस से आप कितना इत्तफ़ाक रखते हैं। तो जाइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।